Hey guys, welcome back to my channel. This is भावना from Knowledge Academy. आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। पहले हमने मैथ्स का एक चैप्टर किया है, अब हम स्टैट केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। पहले मैंने इसी चैप्टर की एक वीडियो अपलोड की थी, बट उसका जो क्लैरिटी है वो सही नहीं आई है, तो उसको डिलीट करके मैं अब नई वीडियो कर रही हूँ अपलोड। आपका एक कंप्लीट चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा, डोंट वरी एंड सॉरी फॉर दैट। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है समटाइम्स। हमेशा ही परफेक्शन की तो हम उम्मीद नहीं कर सकते ना, सो इट्स फाइन। तो अब आज हम ये चैप्टर शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और इससे पूरा करेंगे इसके सारे टॉपिक्स, जैसे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन क्या होती है केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये हम आज कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की अगर बात करें तो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, वो आपकी क्या हो जाती है? केमिकल रिएक्शन। मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या करते हैं? आपका एक नया सब्सटेंस फॉर्म करें तो वो आपकी क्या हो जाती है? केमिकल रिएक्शन। इट कैन बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। ये आपका फिजिकल मेथड से मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता। जैसे हमने केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस पहले पढ़े थे, तो उसमें आपका क्या हो जाता है? फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं बट केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। सिमिलरली फॉर केमिकल रिएक्शन, ये फिजिकल मेथड से रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, magnetism, filtration, centrifugation, distillation, evaporation. These are the chemical reaction which cannot be reversed. अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, तो वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? उसकी स्टेट में चेंज आ सकता है, कलर में चेंज आ सकता है, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, एंड मे बी द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? स्टेट में चेंज आ सकती है, कलर में चेंज आ सकती है, टेम्परेचर में चेंज आ सकती है, और गैस भी इवॉल्व हो सकती है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें केमिकल रिएक्शंस इन अवर डेली लाइफ, तो सबसे पहले आ जाता है आपका डाइजेशन, जो अक्सर ही ऑफकोर्स डेली आप खाना खाते हैं, डाइजेशन तो हमेशा ही होता है। इनफैक्ट हमारी जो बॉडी है वो कंटिन्यू डाइजेशन का ही वर्क करती रहती है और कोई काम नहीं हो पाता है। सेकेंड इज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। अगर इसमें बात करें हम ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आपका सिंपल इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग है, मतलब इनहेलिंग ऑफ O2 ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रिस्पायरेशन की बात करें तो जब आप इनहेल करते हैं O2 को, ये आपके फूड मॉलिक्यूल्स में जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, CO2 रिलीज करता है, और उस CO2 को फिर हम एक्सहेल करते हैं। ये जो बीच की प्रोसेस है ये ब्रीदिंग में नहीं होती है। ब्रीदिंग इज सिंपल है फिजिकल, बट रिस्पायरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करें, लोहे में जंग लग जाना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही जमाते ही हैं हम लोग घर में, तो अक्सर आपका ये क्या हो जाता है? एक केमिकल प्रोसेस। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें दो होते हैं आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनसे मिलके नया सब्सटेंस फॉर्म होना है, तो वो जो मिल रहे हैं वो आपके क्या होते हैं? रिएक्टेंट। और जो हमारा आउटपुट आ रहा है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वो आपका क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्टेंट्स की बात करें, who take part in chemical reaction. Products की बात करें, the substances which are formed in a chemical reaction. एग्जाम्पल, अगर आप मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर, मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर इन द सेंस आप कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ जब आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न हो रहा है, आपको पता ही है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन कंपल्शन है, दिस इज द ओनली कंडीशन जब बर्निंग पॉसिबल है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अगर हम बात करें तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा? जो आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के द्वारा, सिंबल्स को यूज़ करके, तो उसे आप क्या बोल देते हैं? केमिकल इक्वेशन।
A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses of symbols of substances of reactants and products. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से जब आप सिंबल्स को यूज़ करके एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, केमिकल इक्वेशन। और उसी के साथ साथ आप उसके फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे एग्जांपल लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने पढ़ा था मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो आपका Mg था डेट इज अ मेटल, मैग्नीशियम वो आपका सॉलिड फॉर्म में है, O2 नॉन मेटल है, गैसियस फॉर्म में है, और जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में हो रहा है। तो आपके यहाँ पे बेसिकली जो Mg और O2 है यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वो आपके रिएक्टेंट्स हैं, और इन दोनों से मिलके जो आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। एक्वस सोल्यूशन की अगर हम बात करें, इट इज़ अ सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। जो आपका मेन सॉल्वेंट है यहाँ पे वो क्या रहता है, वाटर रहता है। अब बात करते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आप लोग प्लीज़ घर पे पढ़ते रहिएगा, रीडिंग साथ साथ करिएगा। अगर आपको लगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, और अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे अगर किसी चैप्टर की रिक्वेस्ट हो तो भी आप लोग बता सकते हैं। ओके, सो अब पढ़ते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, हम यहाँ पे बैलेंसिंग इक्वेशन सीखते हैं बेटा। सिंपल आपकी जैसे एक इक्वेशन आप ले लेते हो, जब आयरन आपका Fe, आयरन को जब आप वाटर से रिएक्ट करते हो तो आपको मिल जाता है फेरिक ऑक्साइड, और आपका क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड आपको मिल जाता है, और H2 रिलीज हो जाता है। मैंने यहाँ पे पहले इक्वेशंस कर दी थी लास्ट वीडियो में, और इसीलिए चार्ट फॉर्म कर दिया था, तो इसीलिए अब यहाँ पे अगर चार्ट बनाएंगे नहीं तो शायद समझ ना आए, तो इसलिए मैं उसे दोबारा रीमेक कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। और ये आपका हो जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड प्लस H2। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाइए बेटा बैलेंसिंग के लिए। पहला आ जाएगा उसमें एलिमेंट, रिएक्टेंट्स, और एक आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में। ओके, सी एलिमेंट आपका क्या है, Fe, H और O। रिएक्टेंट साइड आपका Fe कितने हैं, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। दिख रहे हैं बेटा, Fe1, H2, O कितना है, 1। प्रोडक्ट साइड आपके Fe कितने हैं, 3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, 2, और आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 4। सी दिख गया। तो जो हमारा बैलेंस नियम करते हैं, देखिए यहाँ 1 है तो हम इंटू 3 कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ 4 है तो हमने इंटू 4 कर दिया, इक्वल टू 4 हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जो इंट्रोडक्शन होगा आपकी नंबर्स का वो हमेशा आगे होगा, हम बीच में कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ओके, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे देखिए H2O में अगर मैंने रिएक्टेंट साइड 4 को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन से भी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब इधर 8 है तो हमें इधर भी 8 करने पड़ेंगे, तो हमने इधर भी 8 कर दिए। बस जहाँ जहाँ आपने इंट्रोडक्शन किया वहाँ पे आप लगा दीजिए। ठीक है, पहला आपने Fe में किया 3, आपका H2 में आपने फिर से 4 लगा देना है, O आपके इधर 4 थे इधर, और यहाँ पे 3 हो गई बैलेंसिंग इक्वेशन। एक और ले लेते हैं, MgO2 gives you MgO। तो यहाँ पे Mg1 इधर Mg1, इधर O2 है इधर 2 नहीं है तो हम इधर 2 लगा देते, लेकिन इसी के साथ साथ आपका Mg कितना होगा यहाँ पे 2, तो इधर भी 2। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर हम बात करें कि बैलेंसिंग की नीड ही क्या होती है बेटा, ओके, बैलेंसिंग की नीड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना ही मैटर को आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, मान लो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दे शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। ओके, एक बार देख लेते हैं, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। So number of elements involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side. Okay, आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना जरूरी है, इसीलिए बैलेंसिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है।
नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला आपका आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कंबाइन हो रहा है। ओके, तो जब आपके दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर नया सब्सटेंस बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ए प्लस बी था, ए भी बना दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कार्बन और ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर दी। वाटर की बात लें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब मिले तो आपका क्या बना दिया, वाटर फॉर्म कर दिया। दिस इज सिंपली द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन की बात करें बेटा तो डिकम्पोज से भी नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोज यानी कि टूट रहा है। जब आपका एक रिएक्टेंट दो बाई प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। एक आपका कंपाउंड क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, तो उसे हम क्या देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए आपको स्प्लिट हो गया बी और सी में। अब डिकम्पोजिशन के फर्दर पार्ट्स है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइसिस, डिपोल। अब देखिए यहाँ भी नाम से पता चला है, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी, फोटोलाइसिस, सनलाइट। फोटो मतलब क्या होता है, सनलाइट होता है। ओके, सो लेट्स डू इट नाउ। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब हीटिंग की वजह से आपका डिकम्पोजिशन होता है तो वो क्या हो जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तीनों का। CaCO3 था, जब आपने इसको हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो आपको क्या मिल गया, लाइम मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करें, मैंने कहा था यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है, सी व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल वाटर आपने ले लिया, वाटर में से जब आपने करंट पास आउट किया, इलेक्ट्रिक करंट, तो आपका ये स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट आपका है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। मैंने कहा था फोटो मतलब सनलाइट, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से हो रहा है। देखिए मैंने सिल्वर क्लोराइड लिया, सनलाइट की प्रेजेंस में आपका सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड कंपोनेंट अलग हो गया। बेसिकली जो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन होता है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पुटअप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपकी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस मतलब ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है उसे। डिस्प्लेस मतलब एक ताकतवर एक कमज़ोर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, जो ज़्यादा पावरफुल है वो क्या कर रहा है, कम पावरफुल वाले को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ये नाम से द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जब आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके खुद सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका Fe था, जब आपका CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला गया तो FeSO4 बन गया, उसने अपना सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया और Cu को बाहर निकाल दिया। क्यों, क्योंकि जो Cu था वो लेस रिएक्टिव है किससे, Fe से। और ये आपको ये कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगी। अगर ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, सी डिस्प्लेसमेंट है सिंपल जब मोर रिएक्टिव, लेकिन ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और उसकी वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दोनों एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं, तो वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। देखिए यहाँ आपका था सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड था बेटा। आपका जब ये रिएक्ट किया तो सी यहाँ पे जो बेरियम है वो 2+ है और SO4 की 2- है। Na की आपकी कितनी होती है, +1, Cl की क्या होती है, -1 होती है। तो देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया, अपने अपने म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से इन्होंने नए प्रोडक्ट्स फॉर्म कर लिया। BaSO4 के साथ चला गया और NaCl के साथ चला गया। हो गया बेटा, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट बन गया। ओके, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन में आपका क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहाँ होता है वो आपका ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो वो आपका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ। ऑक्सीडेशन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। दोनों में उल्टा काम है। ओके, ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें हट जा रहा है, इसमें हाइड्रोजन हट रहा है और इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है, वाइस वर्सा है। और रिडक्शन इज सिंपली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है सब्सटेंस में से। फॉर एग्जाम्पल कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने कॉपर ऑक्साइड दे दिया, यहाँ सी के पास क्या आ गया, ओ आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसके साथ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। CuO है, H2 है, जब हमने इसको फर्दर हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो Cu अलग हो गया और H2 के साथ क्या हो गया, O ऐड हो गया, तो CuO में से O रिमूव हो गया, क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया, और H2 के दौरान क्या, H2 में O ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हैपन हो रही हो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कोरोजन हम अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं। कोरोजन मतलब क्या होता है, जब आपका मेटल मॉइस्चर से एक्सपोज होता है, एयर हो, वाटर हो या एसिड हो, उस दौरान वो क्या करता है, अपनी ऑक्साइड लेयर फॉर्म करके वीक हो जाता है और मेटल क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड फॉर सम टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में, एक टाइम पीरियड के लिए, तो अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है जो क्या करता है, मेटल को वीक करता है और मेटल इज सेड टू बी कोरोड। इसमें आ जाता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर जब कोरोड होता है बेटा तो उसमें ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर कितनी आती, क्या आती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। सबकी रस्टिंग के अपने अपने, आयरन में यूजुअली ब्राउन होती है, सिल्वर की ब्लैक है, कॉपर की ग्रीन है। प्रिवेंशन आप ले सकते हैं, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज सिंपल कोरोजन। रेंसिडिटी मतलब खाने का सड़ जाना आप कह सकते हैं। जब आपके जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं फूड में या किसी भी चीज़ में, जब ये ऑयल एयर में एक्सपोज हो जाते हैं तो क्या होता है, बैड स्मेल आती है। आपने देखा होगा जब खाना ख़राब होता है तो कितनी गंदी स्मेल होती है और टेस्ट भी बहुत गंदा होता है यूजुअली फूड में, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। जो आप पैकेट्स वगैरह खाते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, विच गैसेस फ्लश्ड इनटू द पैक्स ऑफ चिप्स एंड फूड पैकेट्स में कौन सी है, आप नाइट्रोजन फ्लश किए जाते हैं उसमें, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीडाइज होने से उसे बचाता है, जिसकी वजह से जो चिप्स हैं वो पैकेट के खुलने तक फ्रेश रहते हैं। अगर नाइट्रोजन को फ्लश ना किया जाए तो चिप्स सड़ भी जाएंगे, उसमें से बदबू भी आएगी और कोई खाएगा भी नहीं, जाहिर सी बात है। इसलिए उनमें क्या की जाती है, नाइट्रोजन फ्लश की जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, अगर टेम्परेचर के बेसिस पे देखा जाए तो केमिकल रिएक्शंस आपकी दो तरीके की होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इसके भी हम नाम से देखो, थर्मिक मतलब तो आपको पता ही चल रहा होगा, हीट की बात की जा रही है, एक्सो मतलब निकल रही है, एंडो मतलब अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। सो लेट्स डू इट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी क्या हो रही है, रिलीज हो जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आपने मीथेन गैस लिया, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया CO2 फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ और हीट क्या हो गई, रिलीज हो गई। एंडोथर्मिक की अगर बात करें, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है इन मेकिंग द प्रोडक्ट। इसके एग्जांपल आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ही हैं। देखिए यहाँ वहाँ पे हीट यूज़ हो जा रही है क्योंकि ब्रेक डाउन होने में, डिकम्पोज कर देने में। ओके, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्स एनर्जी इज फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है, वो आपका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। योर चैप्टर इज़ डन नाउ। सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के क्लियर कर दिए। अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक रह गया है सो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोई रह भी गया होगा वी विल क्लियर इट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप पूछ सकते हैं। NCERT मेन होती है, देखिए बोर्ड के लिए सबसे पहले NCERT पढ़नी जरूरी है, उसके बाद आप साइड बुक्स पढ़िए तो बेहतर रहेगा। NCERT में सब इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और NCERT ही सबसे पहले आपका ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से इन क्लास 10। ओके, सो प्लीज़ रीड आउट द चैप्टर। अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ाई करिए जितना हो सके क्योंकि अभी बहुत वक्त है।
वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बोर्ड तो शायद चेंज होगी नहीं डेट, क्योंकि आपके आई थिंक वेकेशंस ऑफ कर दी जाए इतने ही टाइम में। यूजुअली आप मई तक पढ़ते थे और मई आपका जून 45 डेज़ कैंसिल हो जाएंगे, उसी में आपकी पढ़ाई होगी। सो प्लीज़ डू स्टडीज़। ओके, गो बाय।